Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. In last lecture, we have discussed section 1 of CPC, that is Code of Civil Procedure 1908. In today's lecture, we are going to discuss section 2, which contains the definition under CPC. This is going to be the fifth lecture on CPC. In this video, I'll be discussing the definition of decree in a very elaborate manner. सबसे पहले सेक्शन 2 जो है आपका डेफिनेशंस पार्ट कवर करता है, जिसका सब सेक्शन 1 कोड की डेफिनेशन बताता है. कोड इंक्लूड्स रूल्स. जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक तो मीन्स वर्ड आएगा और एक इंक्लूड वर्ड आएगा. मीन्स का मतलब है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन आपको उस एक्ट में ही मिलेगी, राइट? लेकिन अगर आप इंक्लूड वर्ड पढ़ते हैं, जैसे कोड इंक्लूड्स, मीनिंग नहीं लिखा है यहाँ पर. मीनिंग इसका आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का मिलेगा आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर, राइट? ये आपको हमेशा अंडरस्टैंड करके चलना है. जैसे सबसेक्शन 2 के अंदर डिक्री की डेफिनेशन है, डिक्री मीन्स, यानी डिक्री की डेफिनेशन आपको सीपीसी में ही मिलेगी, जनरल क्लॉजेज एक्ट में नहीं मिलेगी. इंक्लूड जहाँ पे भी लिखा होगा उसकी डेफिनेशन जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में मेंशन होगी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. सो in subsection 2 we are discussing definition of decree, which is a very important definition of CPC. In this, decree means, one more thing before starting, that keep your bare acts with you and a register with you to make notes of it. बेयर एक्ट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी चीज़ें, आप अपने बेयर एक्ट में नोट करते जाएं, उन्हें समझते जाएं. सो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन वर्ड का मतलब होता है अधिनिर्णयन. हिंदी के अंदर हम इसे बोलते हैं अधिनिर्णयन. और इसको मीनिंग समझा जाए तो कोर्ट जो होता है वो डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है बिटवीन टू पार्टीज, राइट? सो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the party with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. इतना जो हमने पढ़ा उसमें आपको वर्ड्स मार्क करने हैं. एक तो फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, राइट्स ऑफ द पार्टीज, कंक्लूसिव, मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, मे बी आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल. इन सब वर्ड्स के मीनिंग हम आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे, जहाँ मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली, राइट? नेक्स्ट लाइन, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड. यहाँ पर एक तो हम डिक्री पढ़ेंगे प्लस डीम्ड डिक्री पढ़ेंगे. डीम्ड डिक्री का जो मीनिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. इस डेफिनेशन में बेयर एक्ट में आपको इतना मेंशन किया गया है कि डीम्ड वर्ड जो है, यानी डीम्ड डिक्री इंक्लूड क्या करती है. इट इंक्लूड्स द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन within section 144, right? But shall not include. अब deemed decree जो word है वो क्या include नहीं करेगा. A is any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. ये तो आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज हुई. फिर आपके बेयर एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है डिक्री की डेफिनेशन में. उस एक्सप्लेनेशन में क्या है? अ डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. एक डिक्री या तो प्रीलिमिनरी डिक्री होती है या फिर फाइनल डिक्री होती है. इससे आपको ये पता चलता है कि डिक्री दो तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है, दैट इज प्रीलिमिनरी डिक्री एंड अ फाइनल डिक्री. प्रीलिमिनरी डिक्री वो डिक्री होती है जहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स आपको करनी बाकी है.
when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. सूट को completely dispose of करने से पहले, right? Next is, it is final when such adjudication completely disposes of the suit. फाइनल डिक्री तब होगी जब एडजुडिकेशन यानी सूट completely dispose of हो जाएगा. सो डिक्री में भी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक इलैबोरेट डिस्कशन करेंगे डिक्री की डेफिनेशन पे. यहाँ पर सबसे पहले हम डीम्ड डिक्री क्या होती है, आपने बेयर एक्ट में नोट किया होगा, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड. जो डीम्ड वर्ड है उसका मतलब क्या है? सो डीम्ड डिक्री बोला जाता है उसे. इट मीन्स अ डिटर्मिनेशन मेड बाय द कोर्ट विच डज नॉट फुलफिल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द डिक्री इवन दो इट इज कंसिडर्ड एज अ डिक्री. डीम्ड डिक्री एक डिटर्मिनेशन होता है जो कोर्ट करता है. ये जो वर्ड है और ये जो डिक्री होती है, ये जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है एक डिक्री के लिए वो फुलफिल नहीं करती है, फिर भी इसे कंसिडर एज अ डिक्री ही किया जाता है. नाउ इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड. ये दो चीज़ें इंक्लूड करता है, एक तो रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144. प्लेंट को रिजेक्ट आप किस किस ग्राउंड पे कर सकते हैं ये आपका ऑर्डर 7 रूल 11 बताता है. प्लस एक कोई भी क्वेश्चन जो कि डिटरमाइन किया गया है सेक्शन 144 के अंदर. सेक्शन 144 बेसिकली रेस्टिट्यूशन के बारे में बताता है, इसे मैं आपको आगे बताऊंगी. बट डिक्री शैल नॉट इंक्लूड. अब डिक्री में हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? फर्स्ट इज ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज. ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है. दूसरा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. राइट. अब मैंने आपको जब डिक्री की डेफिनेशन पढ़ाई तो उसमें मैंने आपको वर्ड्स मार्क कराए. एक तो फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक एडजुडिकेशन. इन वर्ड्स को आपको हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन. फॉर्मल एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है. ठीक है. इसमें जो कोर्ट है एक डिटर्मिनेशन अप्लाई करती है, अपना कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगाती है. राइट. सो इट इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन मेड बाय द कोर्ट. It shall state whether the relief claimed by the party has been granted or not. इस फॉर्मल एक्सप्रेशन में ये बताया जाता है कि जो भी पार्टी ने रिलीफ क्लेम किया है उसको ये रिलीफ मिला है या नहीं मिला है. All the requirements of form must be complied with. The formal expression must be deliberate and given in the manner provided by law. क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड में हम एडजुडिकेशन वर्ड को डील करेंगे. एडजुडिकेशन वर्ड के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एक जुडिशियल माइंड होता है कोर्ट का, जो कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में लगाती है. सो एडजुडिकेशन इज द जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट. सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय द कोर्ट एंड इट इंक्लूड्स 3 things. फर्स्ट इज द कोर्ट शैल अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड. इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ. कोर्ट अपना माइंड लगा के बताएगी कि जो भी डिस्प्यूट है उसमें कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है. प्लस जुरिस्डिक्शन क्या है, वेदर द सूट जो है जिस भी कोर्ट में आ रहा है वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है. वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं है. कोर्ट फी क्या है? इट मीन्स दैट द कोर्ट शैल कंसिडर द फैक्ट्स that whether the plaintiff fulfill the conditions prescribed by law and whether plaintiff is admitted or not. कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि जो भी प्लेंट आई है उसके पास वो जो प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं जो सीपीसी में बता रखी हैं उनको फुलफिल करता है या नहीं, और उन ग्राउंड्स पे प्लेंट को एडमिट किया जाए या नहीं. सेकेंड पॉइंट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम.
ऑडियो अल्ट्रम पैटर्न का मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज को सुनेगी. द कोर्ट शैल आइदर हियर बोथ द पार्टीज और शैल गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. हर एक पार्टी को अपना केस प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो दोनों पार्टीज को सुनेगी. थर्ड पॉइंट इज डिसीजन ऑन मेरिट. आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज and considering the evidences, the court shall make its final determination. जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा पूरे केस को सुनने के बाद वो मेरिट बेसिस पे दे दिया जाएगा, ठीक है, और वो कोर्ट का फाइनल डिटर्मिनेशन होगा. थर्ड पॉइंट इज कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन. इसमें कोर्ट जो है वो फाइनली एंड फुल्ली डिस्पोज ऑफ करती है जो मैटर उसके समक्ष आया है. Although it may not fully dispose of the suit, लेकिन वो मैटर को सूट को फुल्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करती है, राइट. फोर्थ पॉइंट इज राइट्स ऑफ द पार्टीज. ओनली द राइट्स ऑफ द पार्टीज शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नॉट द राइट ऑफ द थर्ड पर्सन. सब्सटैंशियल राइट्स ऑफ द पार्टीज, नॉट मेयरली प्रोसीजरल राइट्स. आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सूट अराइज होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है सबसे पहले तो, ठीक है. सो कोर्ट को दो पार्टीज के बीच का मैटर सॉल्व करना है, ठीक है. थर्ड पर्सन के राइट्स को डिसाइड नहीं करना है. फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोवर्सी. ओनली कंट्रोवर्शियल इश्यूज और मैटर शैल बी डिसाइडेड. मैटर इन कंट्रोवर्सी मीन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट with reference to which some relief is sought. सब्जेक्ट क्या है किसी भी सूट को कोर्ट में लाने का, उस सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करेगा कोर्ट, राइट. सिक्स्थ पॉइंट इज सूट. फॉर पासिंग अ डिक्री देयर मस्ट बी अ सूट. डिक्री पास करने के लिए एक सूट होना ज़रूरी है. अ सूट इज ऑलवेज फाइल्ड बाय द वे ऑफ प्लेंट अंडर सम स्पेशल लॉज. एन एप्लीकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लेंट and it is known as a statutory suit. कभी कभी एक एप्लीकेशन को भी प्लेंट कंसिडर किया जाता है और उसे स्टैट्यूटरी सूट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल फैमिली मैटर्स के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, आर्बिट्रेशन एक्ट में, इन लॉज के अंदर, ये स्पेशल लॉज हैं, इन लॉज के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को भी सूट कंसिडर किया जा सकता है. अब हमने एक्सप्लेनेशन में प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री की बात करी थी, तो हम सबसे पहले प्रीलिमिनरी डिक्री के बारे में जानेंगे. प्रीलिमिनरी डिक्री जो होती है वो राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिसाइड करती है. प्रीलिमिनरी डिक्री जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बताया था, वेयर फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, जहाँ पे आगे हमें प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करनी है वहाँ पर प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाती है. It does not completely dispose of the suit. प्रीलिमिनरी डिक्री पास करने से completely dispose of नहीं होता है कोई भी सूट. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फाइनल डिक्री. फाइनल डिक्री के अंदर जो सूट है वो फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है. अ डिक्री बिकम्स अ फाइनल इन 3 circumstances. When it finally disposes of the suit. Second, when it is passed by the highest court. Third, when no appeal is filed against a decree. इन 3 circumstances के अंदर डिक्री फाइनल होती है, जहाँ पे एक तो फाइनली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम सूट को, या फिर जो भी डिसीजन आया है वो हाईएस्ट कोर्ट ने दिया है, या फिर कोई अपील फाइल नहीं हुई है किसी भी डिक्री के अगेंस्ट, वहाँ पर जो डिक्री आएगी वो फाइनल कंसिडर कर ली जाएगी. एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एन अपील लाइज अगेंस्ट ईच एंड एवरी डिक्री. हर डिक्री की अपील जाती है हाई कोर्ट में, और उसका जो भी हाई कोर्ट नहीं तो जो भी हायर कोर्ट होता है, जिस भी कोर्ट के पास सूट हुआ है उससे जो ज़्यादा जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होगा उसके पास अपील ले जाई जाती है, ठीक है. तो हर डिक्री की अपील फाइल होगी, and a person can file or lodge an appeal against each decree as a right. और अपील फाइल करना एज अ राइट कंसिडर किया जाता है, राइट. अब हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री को डिस्कस कर रहे थे.
उससे रिगार्डिंग एक सेक्शन है आपका सेक्शन 97 सीपीसी के अंदर, दैट अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। जहाँ पर प्रीलिमिनरी डिक्री से कोई भी अपील नहीं करी गई है वहाँ फाइनल डिक्री की अपील की जाएगी। पढ़ लेते हैं इसे। इफ द पार्टी ऑफ द सूट डज नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट अ प्रीलिमिनरी डिक्री, किसी भी पार्टी ने, जो सूट की पार्टी है, उसने अपील फाइल नहीं करी है अगेंस्ट अ प्रीलिमिनरी डिक्री, he shall not be allowed to raise the objection regarding preliminary appeal at the time of appeal against final decree। जब भी फाइनल डिक्री के अगेंस्ट अपील करी जाएगी तब उस प्रीलिमिनरी डिक्री वाली अपील का जो ऑब्जेक्शन है वो रेज नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट हम डीम्ड डिक्री पढ़े थे, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। दैट डीम्ड डिक्री शैल इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, राइट। सो इस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब क्या है? ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर 6 ग्राउंड्स हैं जिसमें आपकी जो प्लेंट होती है वो रिजेक्ट की जा सकती है। फर्स्ट ग्राउंड इज लैक ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, second is suit is undervalued and relief claimed is undervalued, third is insufficient stamp and court fees, fourth is barred by law, example res judicata। सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा से डील करता है, उसे भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट इन डुप्लीकेट, सिक्स्थ इज वायलेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 9, ठीक है। ये 6 ग्राउंड्स है जिन पे प्लेंट आपकी रिजेक्ट करी जा सकती है। लास्ट वर्ड इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन आपका सेक्शन 144 के अंदर आता है सीपीसी के। रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई जो पार्टीज है उनको उनकी प्रायर पोजीशन पे रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर प्रायर पोजीशन। कभी कभी जब किसी भी सूट का जो डिसीजन आता है उससे पार्टीज सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, तो जो पार्टीज होती हैं वो रेस्टिट्यूशन की पोजीशन डिमांड करती हैं कोर्ट से कि उन्हें जो जब सूट स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे जो उनकी पोजीशन थी उन्हें वापस उस पोजीशन में ला दिया जाए। दैट इज टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर प्रायर पोजीशन। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट, हमने 2 वर्ड्स पढ़े हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। डिक्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इनके बीच में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रीलिमिनरी डिक्री में क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं और फाइनल डिक्री में कौन से पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी डिक्री व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। फाइनल डिक्री में दैट इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। सेकेंड पॉइंट इज प्रीलिमिनरी डिक्री डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। फाइनल डिक्री डिसाइड्स द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स टेकन प्लेस। थर्ड पॉइंट इज देयर कैन बी मोर देन 1 प्रीलिमिनरी डिक्री, एक से ज़्यादा हो सकती है प्रीलिमिनरी डिक्री, बट फाइनल डिक्री कैन ओनली बी 1। Preliminary decree does not depend on the final decree, but final decree depends on the preliminary decree. If the preliminary decree is set aside by the court, the final decree automatically gets set aside. I hope ये points आपको easily clear हो गए होंगे। Still, if you have any queries, please let me know in the comment section. I am here to solve all your queries. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीपीसी के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे।